कहानी की शुरुआत में जेम्स बोवेन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो लंदन की गलियों में गिटार बजाता है और गाने गाता है। लेकिन पूरे दिन परफॉर्म करने के बाद भी उसके पास इतने पैसे नहीं हो पाते जिनसे वो पेट भर खाना खा सके। उसकी हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे शाम को कचरे में फेंका हुआ खाना भी निकाल कर खाना पड़ जाता है और रात को सड़क के किनारे फुटपाथ पर ही सोना पड़ता है। आज बैज नाम का एक लड़का बारिश में भीगता हुआ जेम्स के पास आता है और उससे किसी डी नाम के ड्रग सप्लायर के बारे में पूछने लगता है। बैज और जेम्स की बातों से पता चलता है कि ये दोनों ही ड्रग एडिक्ट हैं, लेकिन जेम्स अपनी ड्रग्स की लत को छोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसके लिए उसने एक नशा मुक्ति केंद्र भी ज्वाइन कर रखा है। इसलिए वो बैज से बचकर वहां से एक ढाबे पर खाना लेने चला जाता है, लेकिन इसके लिए उसके पास कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं। जेम्स उस ढाबे वाले से काफी रिक्वेस्ट करता है, उसे खुश करने के लिए गिटार बजाने लगता है, यहाँ तक कि बदले में कुछ घंटे उसके ढाबे पर काम करने को भी तैयार हो जाता है। लेकिन वो दुकानदार भिखारियों और नशेड़ियों से वैसे ही परेशान था जो इसी तरह रोजाना उसे परेशान करते रहते थे। वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। जेम्स के पास बस कुछ ही सिक्के कम थे, लेकिन फिर भी उसे खाना देने के बजाय वो प्लेट में किए हुए खाने को सिंक में डालकर बर्बाद कर देता है और चिल्लाते हुए जेम्स को ढाबे से भगा देता है। इस तरह बेइज्जती और धुतकार का घूंट पीकर जेम्स का पेट भर जाता है। ठंड बहुत ज्यादा थी और बारिश भी फिर से आ सकती थी, इसलिए वो भूखे पेट ही सोने के लिए कोई जगह ढूंढने लगता है, लेकिन सारी अच्छी जगहों पर पहले ही कोई न कोई सो गया था। वो और आगे जाता है तो बैज उसे आवाज देकर एक कार के अंदर बुला लेता है, जिसका मालिक कहीं जाने से पहले इसे लॉक करना भूल गया था। कार के अंदर जेम्स देखता है कि बैज के हाथ में हेरोइन की एक पुड़िया होती है। वो उससे भी इसे लेने को कहता है क्योंकि वो दोनों अक्सर साथ में ही नशा करते थे। जेम्स अब ड्रग्स नहीं लेना चाहता था, लेकिन आज उसका दिन इतना खराब गुजरा था कि वो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाता और ड्रग्स ले लेता है। सुबह जब कार का मालिक वहां आता है तो बैज उसे देखकर वहां से भाग जाता है, लेकिन जेम्स एकदम बेसुध वहीं पड़ा रह जाता है। वो बेहोश था, इसलिए यहाँ से उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। यहाँ वॉल नाम की एक सोशल वर्कर उस पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो ड्रग्स छोड़ने में काफी टाइम से उसकी मदद कर रही थी। जेम्स को भी अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इतने दिन की नशा छोड़ने की उसकी कोशिश बिल्कुल बेकार चली गई थी और अब उसे शुरू से शुरू करना पड़ेगा। मगर वॉल ये अच्छी तरह जानती है कि जेम्स वाकई ड्रग्स छोड़कर एकदम क्लीन होना चाहता है। वो उसे समझाती है कि हेरोइन की तलब ना उठे इसके लिए तुम्हें रोज मेथाडोन नाम की दवाई लेनी पड़ती है। इस बार तो तुम बच गए, लेकिन मेथाडोन ट्रीटमेंट के चलते अगर फिर से तुमने हेरोइन का नशा किया तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। जेम्स वॉल से माफी मांगता है और वादा करता है कि चाहे मौत क्यों ना आ जाए, अब मैं कभी भी नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा। इस तरह वॉल फिर से उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देती है और जेम्स भी फिर से अपने काम में लग जाता है। वो सड़कों के किनारे गिटार बजाता है, लेकिन उससे ज्यादा पैसे तो लोग भिखारियों को दे जाते हैं। जो थोड़े बहुत सिक्के उसे मिलते हैं उनसे किसी दिन तो उसका पेट भर जाता है और किसी दिन उसे भूखे पेट ही रहना पड़ता है। मगर फिर भी कभी आज तक उसने भीख नहीं मांगी। वो एक अच्छे घर का लड़का था, लेकिन उसकी नशे की लत की वजह से उसकी फैमिली भी उससे दूर हो गई और आज उसे फुटपाथ पर सोना पड़ता है, जहाँ कोई भी उसे लात मार कर चला जाता है। इस दौरान बैज उसे फिर से नशा करवाने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स अब उसे अपने पास भी नहीं फटकने देता। वॉल को भी उसकी हालत के बारे में सब पता है, इसलिए एक दिन वो अपनी काउंसलर से उसके रहने के लिए जरूरतमंदों को फ्री में दिया जाने वाला एक रूम दिलाने की सिफारिश करती है। यहाँ उससे पूछा जाता है कि वो जेम्स जैसे ड्रग एडिक्ट के केस में इतनी इंटरेस्टेड क्यों है। यहाँ और भी बहुत सारे लोग सड़कों पर रहते हैं जिन्हें अगर एक रूम मिल जाए तो वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। इस पर वॉल कहती है कि जेम्स बाकी ड्रग एडिक्ट से एकदम अलग है। मुझे लगता है कि अगर वो इन गलियों से निकल गया तो वो नशा छोड़कर एक बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ सकता है। इस तरह बड़ी मुश्किल से वो उसे एक रूम दिलवाने में कामयाब हो जाती है। हालांकि ये रूम उतना अच्छा नहीं था, लेकिन सड़कों पर जिंदगी गुजारने से 1000 गुना बेहतर था। यहाँ आकर जेम्स एकदम इमोशनल हो जाता है। पता नहीं कितने साल बाद आज वो एक छत के नीचे नरम गद्दे पर सोने वाला था। पॉल का शुक्रिया करते हुए उसका गला भर आता है, मगर वो कहती है कि शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पर भरोसा करके मैंने तुम्हारी गारंटी ली है, मेरा भरोसा टूटना नहीं चाहिए। उसने किचन में कुछ खाना और फ्रिज में थोड़ा दूध भी रख दिया था, जिसके बाद उसे रूम की चाबी देकर वो वहां से चली जाती है। रात को सोने से पहले जेम्स बाथटब में गर्म पानी से नहाता है, जिसकी उस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब वो नहा रहा था तो किचन में से उसे कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है। वो किचन में जाकर देखता है तो यहाँ एक बिल्ली थी जो विंडो से होकर किचन में आ गई थी। वो बिल्ली जेम्स का खाना खा रही थी, मगर उस पर गुस्सा करने या उसे भगाने की बजाय जेम्स उसे पीने के लिए दूध भी देता है। उसे लगा था कि पेट भरने के बाद वो चली जाएगी, लेकिन वो यहाँ से नहीं जाती तो जेम्स भी जाने के लिए उसे ज्यादा फोर्स नहीं करता। वो प्यार से सहलाते हुए उससे बातें करता है और उसे गिटार बजाकर भी सुनाता है। इतनी सी देर में वो बिल्ली भी उसके साथ काफी फ्रेंडली हो जाती है और रात को जब वो सो जाता है तो वो भी उसके बिस्तर पर बैठकर ही पूरी रात गुजार देती है।
जेम्स समझ जाता है कि जरूर ये किसी की पालतू बिल्ली है, इसलिए अगली सुबह वो उसे लेकर उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश करता है। वो पड़ोस के दरवाजे खटखटाकर लोगों से पूछता है कि वो बिल्ली उनकी तो नहीं है, लेकिन कहीं भी उसे बिल्ली का मालिक नहीं मिलता। आखिर वो उसे बाहर झाड़ियों के पास एक जगह छोड़कर वहां से चला जाता है। सबसे पहले वो वॉल की अपॉइंट की हुई मेडिकल डिस्पेंसरी जाकर अपनी मेथाडोन की खुराक लेता है, जो रोजाना उसे यहीं आकर लेनी पड़ती है। इसके बाद रोजाना की ही तरह वो सड़कों पर गिटार बजाकर अपने खाने के लिए कुछ सिक्के जमा करने लगता है। आज जब वो गिटार बजा रहा होता है तो रास्ते में उसे उसके डैड दिखाई देते हैं। वो पीछे से उन्हें आवाज देता है, लेकिन वो उसे देखकर खुश नहीं होते। जेम्स उन्हें बताता है कि उसने नशा मुक्ति प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है और कुछ ही महीने में वो पूरी तरह क्लीन हो जाएगा। लेकिन उसके डैड को उस पर यकीन नहीं है, क्योंकि यही बात वो पहले भी कई बार कह चुका है। तभी जेम्स की सौतेली माँ वहां आकर उसके डैड को यहाँ से ले जाने लगती है। वो जेम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जेम्स कोशिश करता है कि उसके डैड उसे क्रिसमस पर डिनर के लिए घर बुलाएं, लेकिन उसके डैड की वाइफ मना कर देती है। तो जेम्स का दिल रखने के लिए उसके डैड उससे कह देते हैं कि हम तुम्हें नए साल पर घर बुलाएंगे। वो जाते हुए जेम्स को कुछ पैसे पकड़ा देते हैं। पैसे देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे उसके डैड अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसे रिश्वत दे रहे हो। वो ये पैसे नहीं लेना चाहता था, लेकिन इस वक्त वो ऐसी स्थिति में नहीं था कि पैसे लेने से मना कर पाता। ये पूरे 20 पाउंड थे जिनसे वो हफ्ते भर खाना खा सकता है। वो अपने रूम पर वापस आता है तो बाहर उसे वही बिल्ली मिलती है। उस बिल्ली के शरीर पर अब कुछ घाव हो चुके थे और उनसे खून निकल रहा था। शायद कुत्ते उसके पीछे पड़ गए होंगे। जेम्स अपने पड़ोस के एक रूम में रहने वाली लड़की बेडी को उस बिल्ली को दिखाता है, क्योंकि उसने देखा था कि बेडी कुत्तों की देखभाल और उन्हें घुमाने का काम करती है। बेडी बिल्ली के घाव को देखकर कहती है कि उसे एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, वरना इन्फेक्शन फैल सकता है। वो उसे एक एनिमल वेलफेयर का एड्रेस बता देती है जहाँ जानवरों का फ्री में इलाज किया जाता है। साथ ही वो उस बिल्ली को एक अलग सा नाम देती है और ये नाम होता है बॉब, क्योंकि वो एक मेल कैट यानी नर बिल्ली था। जेम्स बॉब को लेकर बेडी के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पहले ही काफी जानवर लाइन में थे, इसलिए बहुत लंबी वेटिंग के बाद उसका नंबर आने वाला था। जेम्स बॉब को लेकर बाहर वेटिंग रूम में बैठ जाता है और बेचैनी से अपने नंबर आने का इंतजार करने लगता है। पॉल के साथ आज उसकी अपॉइंटमेंट है, जिसे वो किसी हाल में मिस नहीं कर सकता। काफी देर बाद जब उसका नंबर आता है तो डॉक्टर बॉब के घाव साफ करके कुछ एंटीबायोटिक दवाइयां लिख देती है। लाइन में लगे लगे जेम्स पहले ही काफी लेट हो गया था। ऊपर से जब वो मेडिकल काउंटर पर दवाई लेने जाता है तो रिसेप्शनिस्ट उससे 22 पाउंड मांग लेती है और बताती है कि यहाँ सिर्फ इलाज फ्री है, दवाइयों के पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। जेम्स को अपने डैड से जो पैसे मिले थे वो बॉब की दवाई में खर्च हो जाते हैं और वॉल के साथ उसका अपॉइंटमेंट भी मिस हो जाता है। वो घर आकर बॉब को दवाई खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन कई घंटे की कोशिश के बाद भी वो उसके हाथ से दवाई नहीं खाता। तो जेम्स उसे बेडी के पास ले जाता है, जो बड़ी आसानी से बॉब को दवाई खिला देती है। बेडी एक खुश मिजाज लड़की थी। वो जेम्स से बातें करने लगती है, मगर उसकी बातों से जेम्स को पता चलता है कि वो ड्रग एडिक्ट लोगों से नफरत करती है। इसलिए जेम्स अपने बारे में उससे इससे ज्यादा कुछ नहीं बताता कि वो एक म्यूजिशियन है। इसके बाद वो वॉल के साथ फिर से अपॉइंटमेंट लेता है, जो उस पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि अगर वो ऐसा ही करता रहा तो इस नशा मुक्ति प्रोग्राम से उसे निकाला जा सकता है और फ्री में मिला उसका रूम भी उससे छीन लिया जाएगा, जिससे वॉल की रेपुटेशन भी खराब होगी। जेम्स अपॉइंटमेंट मिस होने की वजह बताते हुए उसे बॉब और बेटी के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो उसके लिए खुश तो होती है, लेकिन समझाती भी है कि तुम्हारे लिए अभी किसी भी तरह की नई रिलेशनशिप ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह के अच्छे बुरे इमोशंस एक ड्रग एडिक्ट के लिए खतरनाक हो सकते हैं। उसकी बात मानकर जेम्स अब बेडी से मिलने की ज्यादा कोशिश नहीं करता और अपने काम के अलावा सिर्फ बॉब पर ही ध्यान देने लगता है। बॉब के रूप में उसे एक ऐसा साथी मिल गया था जिससे वो अपने दिल की बातें करता है, अपने सुख दुख उसके साथ बांटता है। कुछ हफ्ते बाद बॉब के घाव बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब तक जेम्स को बॉब से काफी लगाव हो चुका था। अपने लिए खाने का इंतजाम हो या ना हो, वो बॉब के लिए खाना लाना कभी नहीं भूलता। प्यार और देखभाल की वजह से ही बॉब ने भी कभी उसे छोड़कर जाने की कोशिश नहीं की। उसकी वजह से जेम्स अब कभी अकेला महसूस नहीं करता। एक दिन रोजाना की तरह ही वो गिटार लेकर घर से बाहर निकलता है तो बॉब भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। जेम्स समझाकर उसे वापस भेज देता है, लेकिन उसके बस में चढ़ते ही पीछे से बॉब भी बस में चढ़ जाता है और इतने लोगों के बीच उसे ही ढूंढते हुए उसकी गोद में जाकर बैठ जाता है। जेम्स को लगा था कि बस में बिल्ली को देखकर सब लोग उस पर गुस्सा होंगे, लेकिन इसकी बजाय बॉब को देखकर सबके सब खुश होते हैं और बस कंडक्टर तो बॉब के गले में एक प्यारा सा फीता भी बांध देती है। अपने स्टॉप पर उतरने के बाद जेम्स फीते की मदद से बॉब को पकड़कर चल देता है, लेकिन बॉब उसे इधर उधर खींचते हुए दुकानों में घुसने की कोशिश करने लगता है। तो वो उसे अपने कंधे पर बिठाकर उस जगह पहुंच जाता है जहां वो गिटार बजाता है। यहाँ बॉब को उसके कंधे पर देखकर लोग उनके साथ सेल्फी लेने लगते हैं और इसके बाद बॉब को नीचे बिठाकर जेम्स परफॉर्म करने लगता है। बॉब को देखकर वहाँ एक भीड़ जमा होने लगती है जितनी पहले कभी नहीं होती थी। देखते ही देखते उनके पास काफी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें देखकर जेम्स बहुत खुश होता है और इन पैसों से वो अपने और बॉब के लिए अच्छा खाना खरीदता है।
बेस जेम्स को इतना खुश देखता है तो सच्चाई पता करने के लिए वो उसे फॉलो करने लगता है, लेकिन जेम्स उसे देख लेता है और कुछ पैसे देते हुए उससे कहता है कि ये पैसे मैं तुम्हें खाना खाने के लिए दे रहा हूँ, इनसे ड्रग्स मत लेना। पैसे लेकर बेस जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है, जिससे समझ में आता है कि इन पैसों से उसने ड्रग्स ही लिया होगा। इसी तरह कई हफ्ते बीत जाते हैं। जेम्स और बॉब साथ में परफॉर्म करते हैं और जेम्स का इशारा मिलते ही बॉब पैसे देने वालों से हाथ भी मिलाना सीख जाता है। जेम्स और बॉब यहाँ लोगों के फेवरेट बन जाते हैं। लोग उनके गाने सुनते हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं। आज घर जाते हुए रास्ते में बेटी उसे मिल जाती है। कई दिन के बाद जेम्स को देखकर वो खुश थी और बातों बातों में वो उसे अपने रूम पर डिनर के लिए इनवाइट कर देती है। दोनों साथ में डिनर करते हैं और काफी बातें करते हैं। एक रात को जेम्स बॉब के साथ काम से वापस आ रहा होता है तो उसके रूम से कुछ दूर रास्ते में एक जगह बेस उसे बेसुध पड़ा हुआ मिलता है। भूखे पेट नशा करने की वजह से उसे नशे की ओवरडोज हो गई थी। जेम्स उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है और इतनी देर में बेटी भी वहां आकर उसकी हेल्प करने लगती है। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आकर बेस को अस्पताल ले जाती है, लेकिन वो नहीं बच पाता। बेटी जेम्स को बताती है कि उसके भाई की भी ड्रग्स ओवरडोज की वजह से इसी रूम में मौत हो गई थी जिसमें वो रहती है। उसने कई बार नशा मुक्ति प्रोग्राम ज्वाइन किया, लेकिन ड्रग्स नहीं छोड़ पाया। इस घटना के बाद जेम्स अपने अगले अपॉइंटमेंट में वॉल से कहता है कि मैं बेस और बेटी के भाई की तरह नहीं मरना चाहता, अब मैं पूरी तरह क्लीन होना चाहता हूँ। वो उससे मेथाडोन की अपनी खुराक रोकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसके बिना भी वो अपने नशे की लत को कंट्रोल कर सकता है। जेम्स का ये कमिटमेंट देखकर वॉल खुश होती है, लेकिन क्रिसमस की छुट्टियां पड़ने वाली थी जिनमें शायद वो जेम्स की सपोर्ट के लिए यहाँ नहीं रह पाएगी, इसलिए वो उससे कुछ दिन और रुकने के लिए कह देती है। अब जेम्स और बेटी एक साथ क्रिसमस मनाते हैं। बेटी उसे एक पेंटिंग गिफ्ट करती है और जेम्स भी उसके लिए गिटार बजाता है। इसके बाद नए साल पर वो बॉब को लेकर अपने डैड के घर जाता है, जो कभी उसका भी हुआ करता था, लेकिन यहाँ उसकी दोनों सौतेली बहनें उसे नशेड़ी कहती हैं, जो कि उनकी मॉम ने ही उन्हें बताया होगा। अपनी वाइफ के ही डर से जेम्स के डैड भी उसे घर से बाहर चले जाने को कहते हैं, लेकिन तभी बॉब जेम्स के कंधे से उतरकर इधर उधर भागने लगता है और घर में रखी कई चीजें टूट जाती हैं। जेम्स की सौतेली माँ ये सब देखकर चिल्लाने लगती है और इससे पहले कि उसके डैड कहते, वो खुद ही यहाँ से वापस चला जाता है। अगले दिन जब वो कोवेंट गार्डन में परफॉर्म कर रहा होता है तो वहाँ एक लड़का अपने कुत्ते से उसके बैग के ऊपर पेशाब करवा देता है, जिससे वहाँ कुछ लोग उस लड़के को पीटने लगते हैं, मगर पुलिस वहाँ आकर जेम्स को पकड़ कर ले जाती है। जबकि सीसीटीवी फुटेज देखकर पता चलता है कि जेम्स ने उस लड़के को एक हाथ भी नहीं लगाया था, मगर फिर भी उस पर 6 महीने तक इस तरह परफॉर्म करने का बैन लग जाता है। बाद में वॉल जेम्स को जमानत पर छुड़ा लाती है, मगर बाहर आते ही जेम्स पहले उससे बॉब के बारे में पूछता है तो वो गुस्सा होकर कहती है कि तुम्हारी मेथाडोन की डोज मिस हो रही है और तुम्हें एक बिल्ली की पड़ी है। फिर शांत होकर वो बताती है कि वो पुलिस के पास है, मैं उसे जाकर ले आती हूँ, तब तक तुम डिस्पेंसरी जाकर अपनी डोज ले लो। जेम्स जल्दी से जाकर मेथाडोन की डोज लेता है, लेकिन आज यहाँ पेड़ी उसे देख लेती है। गुस्से में उससे फ्रेंडशिप खत्म करके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि जेम्स ने उससे ये बात छुपाई थी कि वो एक ड्रग एडिक्ट है। अब 6 महीने का बैन लगने से जेम्स का इनकम सोर्स भी खत्म हो गया था, इसलिए वो बिग इशू नाम की मैगजीन बेचने का काम शुरू कर देता है, जिसमें हमेशा की तरह बॉब उसके साथ ही रहता है। बिल्ली को देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए मैगजीन भी खरीदते हैं। इस बीच कोई अपनी स्टोरी के लिए उनकी फोटो खींच कर ले जाता है तो कोई उनकी छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके चला जाता है। इस सब से जलकर दूसरी शिफ्ट में मैगजीन बेचने वाला जेम्स से लड़ाई कर लेता है, जिससे ये मैगजीन एजेंसी भी जेम्स पर 1 महीने के काम का बैन लगा देती है और इस तरह एक बार फिर से जेम्स मुसीबत में आ जाता है। जो पैसे उसके पास थे उनसे खींच तान कर कुछ दिन तो उसका काम चलता है, मगर फिर जब उसके ये पैसे भी खत्म हो जाते हैं तो अपना और बॉब का पेट भरने के लिए वो चोरी छुपे सड़कों पर गिटार बजाने चला जाता है। बड़ी मुश्किल से उसका ये 1 महीना किसी तरह कट जाता है और वो फिर से बिग इशू मैगजीन बेचने की नौकरी करने लगता है, जहाँ एक घमंडी लेडी उससे बॉब को खरीदना चाहती है, लेकिन जेम्स बॉब को बेचने से मना कर देता है। उसके साथ इस बहस में जेम्स का बॉब पर से ध्यान हट जाता है और एक कुत्ते से डरकर बॉब वहां से भागने लगता है। जेम्स उसके पीछे भागता है, लेकिन एक जगह जाकर वो कहीं गायब हो जाता है। जेम्स उसे 2 दिन तक ढूंढता रहता है, लेकिन जब उसका कुछ पता नहीं चलता तो दुख, पछतावे और फ्रस्ट्रेशन में वो उन ड्रग डीलर्स के पास चला जाता है जो अक्सर उसके रूम से दिखाई देते रहते थे। वो ड्रग डीलर्स पुड़िया निकाल कर उसे देने ही वाले थे, लेकिन फिर अचानक जेम्स किसी तरह अपने आप को रोक लेता है और जल्दी से वापस अपने रूम में आ जाता है। यहाँ आकर वो देखता है कि बॉब किचन में उसका इंतजार कर रहा है, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह जेम्स ड्रग्स लेने से बाल बाल बच जाता है। बॉब के वापस आने से जेम्स की वीरान दुनिया फिर से आबाद हो जाती है।
ड्रग्स छोड़ने को लेकर उसका कॉन्फिडेंस एक बार फिर बढ़ जाता है और इस बार वो मेथाडोन की डेली डोज रोकने के लिए वॉल को भी राजी कर लेता है। वॉल कहती है कि मेथाडोन लेना बंद करने के बाद किसी भी ड्रग एडिक्ट का एक हफ्ता किसी नरक के जैसा होता है। इसमें तेज बुखार से भी 100 गुना ज्यादा तकलीफ होती है, तुम ये सब अकेले नहीं कर सकते। जेम्स कहता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि बॉब मेरे साथ है। बेटी को भी जब ये पता चलता है कि ड्रग्स छोड़ने के लिए जेम्स एक हफ्ते के लिए अपने घर में कैद होने जा रहा है तो वो भी गुस्सा छोड़कर उसकी मदद करने के लिए आ जाती है और कहती है कि मैं खाना लेकर आ जाया करूंगी। लेकिन जेम्स ने घर में ही एक हफ्ते के राशन का स्टॉक कर लिया था और वो ये भी नहीं चाहता था कि बेटी उसे इस हालत में देखे, इसलिए उसका शुक्रिया करके वो अपने घर में चला जाता है। शुरू में वो गिटार बजाने और किताब पढ़ने जैसे काम करके समय गुजारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे मेथाडोन का लेवल उसके ब्लड में कम होता जाता है उसकी हालत बद से बदतर होती चली जाती है। वो कभी उल्टी करता है तो कभी बिस्तर पर करवटें लेता रहता है। रात रात भर वो कांपता रहता है और रूम में रखी चीजों को इधर उधर फेंकता रहता है। इस दौरान वो दोनों ड्रग डीलर्स भी उसे खिड़की से दिखाई देते रहते हैं, मगर वो एक एक पल अपनी ड्रग्स की आदत से लड़ता रहता है। इस दौरान बॉब उसे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाता और ये पहाड़ जैसा एक हफ्ता किसी तरह बीत जाता है। फिर एक सुबह उठकर जेम्स को लगता है कि अब उसकी ड्रग्स लेने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वो बॉब के साथ बाहर निकलता है जहां उसे ऐसा लगता है जैसे खुले खुले रोशन दिन, ताजा ताजा हवा और रंग बिरंगे फूलों को आज वो पहली बार महसूस कर रहा है। इसके बाद वो फिर से मैगजीन बेचने के काम में लग जाता है और एक दिन वॉल से मिलकर तहे दिल से उसका शुक्रिया करता है, क्योंकि उसकी सपोर्ट के बिना तो ये सब मुमकिन ही नहीं था। फिर वो बेटी के पास जाता है जो आज अपने घर वापस जा रही थी, लेकिन जाने से पहले वो जेम्स को अपने घर का एड्रेस और फोन नंबर देती है और फिर मिलने का वादा भी करती है। अब दिखाया जाता है कि एक आदमी ने जेम्स और बॉब की जो एक वीडियो बना ली थी उसे यूट्यूब पर कई मिलियन लोग देखते और लाइक करते हैं। बाद में एक बिल्ली और इंसान के बीच के अनोखे रिश्ते वाली इस वीडियो पर जब एक लिटरेसी एजेंसी की नजर पड़ती है तो वो उन दोनों पर एक बुक लिखने के लिए जेम्स से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि उसे अपनी और बॉब की जो भी बातें याद है उन्हें लिखता रहे, फिर इसे कहानी का रूप देकर एक बुक तैयार करना उनका काम है। इसके बाद जेम्स अपने डैड के पास भी जाता है। वो उनसे बताता है कि उसने ड्रग्स छोड़ दी है और अब वो पूरी तरह क्लीन हो चुका है। ये सुनकर उसके डैड आज बहुत प्राउड फील करते हैं और अपने पर्स से निकाल कर उसे उसके बचपन का एक फोटो देते हैं। इस दौरान घर के अंदर से जब जेम्स की सौतेली माँ पूछती है कि किससे बात कर रहे हो तो जेम्स के डैड सीना चौड़ा करके ऊंची आवाज में कहते हैं कि मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। अब वो दिन आ जाता है जब जेम्स की बुक पब्लिश हो जाती है। पब्लिश होते ही बुक स्टोर्स पर खरीदने वालों की लाइन लग जाती है और जेम्स और बॉब की जिंदगी पर लिखी ये बुक कुछ ही दिन में बेस्ट सेलिंग बुक बन जाती है। जेम्स की सफलता पर उसे एक कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है जिसमें वॉल, बेटी और जेम्स के डैड भी शामिल होते हैं। जिस बेटी की वजह से कभी वो शर्मिंदगी महसूस करते थे आज उसका बाप कहलाए जाने पर उन्हें फख्र महसूस हो रहा था। इसके बाद जेम्स सड़कों पर गिटार बजाना और मैगजीन बेचने का काम बंद कर देता है। वो अपने लिए एक घर खरीद लेता है जिसमें बॉब हमेशा उसके साथ ही रहता है। वो दोनों ही अब सेलिब्रिटी बन चुके हैं और कई चैरिटी संस्थाओं ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बना लिया है। मूवी के आखिर में असली जेम्स और बॉब की फोटो दिखाई जाती है जिनकी जिंदगी पर यह फिल्म बनाई गई थी। इस मूवी में बिल्ली का रोल खुद असली बॉब ने किया था और मूवी के आखिरी सीन में असली जेम्स बोवेन को भी दिखाया गया है।